हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो आज हम शुरू करेंगे अणुसंख्या गुणधर्म। यूपी बोर्ड की जो हिंदी मीडियम केमिस्ट्री चल रही थी उसका करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर। जो अणुसंख्या गुणधर्म मैंने आपको कराया था, सबसे पहले कराया था क्वथनांक में उन्नयन, दूसरा कराया था हिमांक में अवनमन, अब तीसरा करेंगे हम परासरण दाब। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है बेटा, बहुत ही मजा आएगा आपको इसमें, तो आप बने रहिए मेरे साथ। चलो करते हैं शुरू। तो ये विलियन वाले चैप्टर का है और ये आज चलेगा आपका लेक्चर नंबर 10 और टॉपिक का नाम है परासरण दाब। परासरण दाब, परासरण दाब। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो करते हैं बेटा शुरू। तो परासरण दाब क्या होता है भाई? वह परासरण दाब जब ही तो पता चलेगा जब परासरण पता चलेगा परासरण क्या है। तो परासरण दाब सीखने से पहले परासरण को सीखो कि परासरण क्या होता है। भाई सपोज करो आपने है ना एक काम करा, आपने रेजिन मतलब किशमिश को उठा के पानी में डाल दिया, रात को डाल देना, सुबह को देखना वो फूली हुई मिलेगी, मोटी सी हो जाएगी, मोटी ताजी सी। वो क्यों हो जाएगी, ऐसा क्यों होगा? तो वहाँ पर जो होता है उसे बोलते हैं परासरण। परासरण को वैसे इंग्लिश में बोलते हैं, आपने सुना भी होगा, ओस्मोसिस। परासरण को ओस्मोसिस बोलते हैं और परासरण दाब को ओस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, ओस्मोसिस। तो परासरण क्या है? अगर मुझे आपको परासरण दाब पढ़ाना है तो पहले मुझे आपको परासरण पढ़ाना पड़ेगा। तो परासरण क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो परासरण है एक फिनोमिना जिसमें अगर मैं अलग अलग सांद्रता वाले दो विलयनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखूं और कांटेक्ट में ऐसे रखूं कि दोनों के दोनों विलयन एक सिलेक्टिव सब्सटेंस को ही पार होने दे, दोनों को पार ना होने दे, तो इसे बोलते हैं परासरण। जैसे कि जब आप पानी में किशमिश को डाल देते हो तो जो पानी के कण हैं, जल के कण हैं, वो किशमिश के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ? परासरण। क्या किशमिश का पानी, क्या किशमिश के जो जल के कण है वो बाहर आते हैं? नहीं आते। तो होता क्या है, मान लो मेरे पास ये एक बीकर है, लो भाई बीकर है, ये मैंने ले लिया बीकर, और इस बीकर में मैंने यहां पे लगा दिया ये है बीकर, ये जो मैंने यहां बीच में रखी है इसे बोलते हैं हम अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली। अब एक विलयन इसमें डाल दिया मैंने, और एक विलयन मैंने इसमें डाल दिया। अब मान लो इस वाले जो विलयन है इसकी सांद्रता अधिक है, अधिक सांद्र विलयन है, गाढ़ा विलयन है। ये कम सांद्र विलयन है, मतलब ये तनु विलयन है, या ऐसे मान लो जल है। ठीक है, कम सांद्र विलयन है, या तो बिल्कुल शुद्ध विलायक है, और शुद्ध विलायक नहीं है तो इसमें विलय के कण बहुत थोड़े हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जब इन दोनों विलयनों को, अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों को, भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को मैं अर्ध पारगम्य झिल्ली से रख देता हूँ। अर्ध पारगम्य झिल्ली किसी सब्सटेंस की भी बनी हो सकती है और नेचुरली भी होती है, प्लांट मेम्ब्रेन या एनिमल मेम्ब्रेन, जंतु झिल्ली हो सकती है। तो होता क्या है, इसमें से कण निकलकर, किसके कण? जल के कण।
इसमें से जल के कण निकलकर, ये जो बीच में यहां पर जगह है झिल्ली में, यहां से निकलकर इधर जाने लगते हैं। किसके कण? केवल विलायक के कण। किसके कण? विलायक के कण। किसके कण निकल के जाने लगते हैं भाई? केवल विलायक के कण निकल के जाने लगते हैं इधर। अब इसका जो इसकी जो मात्रा है वो बढ़ने लगती है, इसका जो लेवल है वो बढ़ने लगता है, इसका लेवल घटने लगता है। तो इधर से विलायक निकल के इधर जाने लगेगा, और जब तक ये मूवमेंट चलता रहेगा, जब तक कि इनकी सांद्रताएं बराबर ना हो जाए। सांद्रता बराबर होते मूवमेंट रुकने लग जाएगा, ठीक है। तो यहां से निकल के कम सांद्र से कौन निकला? विलायक के कण। तो कम सांद्र से कौन निकला? विलायक। तो कम सांद्र से विलायक अधिक सांद्र विलयन की ओर गति करने लगे हैं। इसी घटना को बोलते हैं हम परासरण। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई परासरण बताओ, तो परासरण की परिभाषा आप ऐसे लिखोगे, जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले, जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को जंतु झिल्ली या अर्धपारगम्य झिल्ली लिख लो, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है, अलग किया जाता है, तो कम सांद्र विलयन के, कम सांद्र विलयन से विलायक के कण अधिक सांद्र विलयन की ओर अधिक सांद्र विलयन की ओर गति करने लगते हैं। तो यह घटना परासरण कहलाती है। यह घटना परासरण कहलाती है। तो अब भाई परासरण तो बता ही दोगे अब आराम से आप, हैं कह देना किशमिश को पानी में डाल दिया, पानी किशमिश के अंदर चली गई, परासरण। सो कैसे बोलोगे? Osmosis is defined as the movement of solvent molecules from less concentrated solution to the more concentrated solution, खत्म, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा कम सांद्र विलयन के विलायक के कण अधिक सांद्र विलयन की ओर गति करने लगते हैं। यह घटना परासरण कहलाती है। अब बात आ जाती है परासरण दाब किसे कहते हैं। परासरण दाब किसे कहते हैं? तो परासरण तो पता चल गई होगी, तो अब परासरण दाब भी पता चल जाएगी, चिंता मत ना करो। चलो भाई, अब मान लो मुझे तो रोकना है इस प्रोसेस को, और मुझे रोकना कैसे है कि मुझे यहाँ पर कुछ लगाना पड़ेगा, पिस्टन वगैरह। तो मुझे इस प्रोसेस को रोकना है, ठीक है। मतलब ये जो आ रहे हैं कण, मुझे इन कणों को रोकना है, मुझे नहीं चाहिए ये कण, इनकी एंट्री को रोकना है। तो मैंने लगा दिया यहाँ पे पिस्टन। पिस्टन का मतलब समझते हो? पिस्टन का मतलब बिल्कुल समझते होगे, नहीं समझते हो तो हम समझा देंगे। पिस्टन का मतलब होता है
सिरिंज देखी आपने, डॉक्टर वाली सिरिंज, उसमें जो रबर होती है वो पिस्टन का ही काम करती है। ऐसे बाइक में इंजन होता है, पिस्टन प्रेशर क्रिएट करने के लिए, प्रेशर क्रिएट होता है ना जब तो चलती है बाइक। पेट्रोल बर्न होता है, पेट्रोल बर्न होने के बाद प्रेशर से पिस्टन बार बार मूवमेंट करता रहता है। तो बिल्कुल सेम मान लो यहाँ पर ये है तुम्हारे पास चलो ये लगा दे मैंने यहाँ पिस्टन, लग गया पिस्टन। अब इस पिस्टन को जब मैंने लगा दिया, अब ऊपर से मैं लगाऊंगा इस पर फोर्स, लगा दिया। जैसे ही मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा, ये मैं नीचे को दबाऊंगा इसे, फोर्स पर यूनिट एरिया को ही तो बोलते हैं प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया को ही बोलते हैं प्रेशर। तो जो यहाँ फोर्स लगा वो प्रेशर लगाएंगे हम इस पे। अब ये जो विलियन दबेगा यहाँ से, ये बाउंड्री पे प्रेशर लगाना शुरू कर देगा। जब ये बाउंड्री पे प्रेशर लगाएगा तो ये इधर की तरफ प्रेशर लगाना शुरू कर देंगे। जब इधर की तरफ प्रेशर लगाएंगे, मेम्ब्रेन पर भी प्रेशर लगाएंगे, तो इधर से जो मॉलिक्यूल्स आ रहे थे वो मॉलिक्यूल्स रुक जाएंगे एक टाइम पे आके। पहले तो हो जाएंगे धीरे धीरे, स्लो आएंगे, प्रेशर और बढ़ाऊंगा मैं, और कम हो जाएगी उनकी स्पीड। अब मान लो मैंने इस पर 5 ATM प्रेशर लगा दिया और अब वो आने रुक गए, तो वो कम से कम दाब जिस पर वो एंट्री विलायक की रुक गई कम सांद्र से अधिक सांद्र की ओर, इसे कहते हैं परासरण दाब। तो अब अगर क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि परासरण दाब किसे कहते हैं, तो लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे? बिल्कुल लिख दोगे, परासरण दाब। तो क्या होता है बेटा परासरण दाब? वह न्यूनतम दाब, वह न्यूनतम दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर अधिक सांद्र विलयन की ओर विलायक की गति को, विलायक की गति को रोक दे या रोक सके, परासरण दाब कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। तो वो कम से कम दाब जो विलायक की गति को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्र से अधिक सांद्र विलयन की ओर रोक दे, परासरण दाब कहते हैं। भाई मान लो 4 ATM लगाओगे, वो तो जब भी आता रहेगा। 5 पे वो रुक जाएगा तो वो परासरण दाब हो गया। 6 पे वो वापस जाने लग जाएंगे इधर, तो इसे बोलते हैं हम उत्क्रम परासरण, रिवर्स ओस्मोसिस, रिवर्स ओस्मोसिस। तो अब अगर आ जाए कि भाई रिवर्स ओस्मोसिस क्या है, उत्क्रम परासरण। कभी पानी पिया है आपने? क्योंकि हम पानी तो रोज पीते हैं सर, कैसी बात कर रहे हो। एक वर्ड सुना होगा RO वाटर। RO का मतलब होता है रिवर्स, O का मतलब होता है ओस्मोसिस,
तो आरओ का मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब वहाँ पर जो पानी में सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है उस सॉल्ट को रिवर्स ऑस्मोसिस से ही अलग करते हैं हम। रिवर्स ऑस्मोसिस का मेथड लगाकर पानी से सॉल्ट को निकाल देते हैं और प्योर वाटर को अलग कर लेते हैं, मतलब सॉल्ट को कम कर देते हैं। तो ये है रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो क्या होता है, जब आरोपित दाब जब विलयन पर कौन से विलयन पर, अधिक सांद्र विलयन पर, आरोपित दाब परासरण दाब से अधिक हो, परासरण दाब से अधिक हो, तब विलायक के कण अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर चलने लगते हैं, कम सांद्र विलयन की ओर चलने लगते हैं। इसे उत्क्रम परासरण कहते हैं। इस घटना को उत्क्रम परासरण कहते हैं। भाई सिंपल सी बात है, जब तुम इस पे दाब बहुत ज़्यादा लगा दोगे वो फिर रुक गए, वो अपनी जगह ये अपनी जगह, और तुम फिर भी दाब लगा रहे हो। जब तुम दाब ज़्यादा लगा दोगे तो यहाँ से जब इन पे प्रेशर हो जाएगा ये निकलने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर निकलने की जगह है, छोटे छोटे छेद हैं बीच में। जब निकलने की जगह है तो ये निकल के इस तरफ जाने लग जाएंगे, उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में। जाना चाहिए इधर, जा रहे हैं उधर। तो जब परासरण दाब से ज़्यादा दाब तुम लगा दोगे इस पे तो कण उल्टी दिशा में जाने लग जाएंगे। इस घटना को उत्क्रम परासरण कहते हैं। इस घटना को उत्क्रम परासरण कहते हैं। चलो उत्क्रम परासरण दिखाता हूं मैं आपको एक चीज। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। देखो भाई, ये हो रहा है रिवर्स ऑस्मोसिस। यहाँ पर जो विलयन भर रखा है हमने, यहाँ पर जो विलयन भर रखा है इसकी सांद्रता अधिक है। मतलब ये है समुद्र का पानी, ये जमीन का पानी जो हमने निकाला हुआ है, ग्राउंड वाटर। अब इसमें नमक बहुत ज़्यादा है और हमसे पिया नहीं जा रहा, खारा पानी है। बीच में लगा दी हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम में झिल्ली, सेल्यूलोज एसीटेट के लगा लो, ठीक है, या पॉलीमिथाइक्राइलेट लगा दो या पॉलीएमाइड्स लगा दो। ये अर्धपारगम में झिल्ली है, ये आर्टिफिशियल है, खुद की बनाई हुई, नेचुरली भी होती है ये।
और नीचे प्योर वाटर है। अब इस पर प्रेशर लगाएंगे हम, और जब हम इस पर अगर प्रेशर नहीं लगाओगे तो पानी जाएगा इधर निकल के समुद्र के पानी की तरफ को, और जब ऊपर से मैं प्रेशर लगाऊंगा, प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर इतना लगाना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो। जब मैं इस हरे वाले पे प्रेशर लगाऊंगा ऊपर पिस्टन से, तो ये जो यहाँ पर वाटर है वो निकल के यहाँ आने लगेगा, लेकिन यहाँ पर जो विले हैं वो यहीं रहेंगे। तो वाटर निकल के यहाँ आने लगेगा, और ये जो वाटर बन जाएगा ये है आरओ वाटर, और ये क्या है? प्योर वाटर, लो कंसंट्रेशन। तो ऐसे होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। समझ गए होगे यार तुम्हें? चलो अब आ जाते हैं कुछ और अन्य डेफिनेशन। समपारासारी विलयन। तो समपारासारी विलयन किसे कहते हैं? वे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं, जिनके परासरण दाब समान होते हैं, उन्हें हम समपरासारी विलयन बोलते हैं। सम मतलब समान, परासारे मतलब परासरण दाब वाले। दूसरा होता है अल्प परासारी विलयन, अल्प परासारी विलयन। तो एक विलयन का परासरण दाब कम है, एक का ज़्यादा है, तो जिसका कम है उसे बोलते हैं अल्प परासारी। वह विलयन जिसका परासरण दाब कम होता है, वह विलयन जिसका परासरण दाब कम होता है, तो जिसका परासरण दाब कम होता है उसे अल्प परासारी विलयन बोलते हैं। तीसरी डेफिनेशन अति परासारी विलयन। वह विलयन जिसका परासरण दाब अधिक होता है, अधिक होता है, उसे बोलते हैं हम अति परासारी विलयन। ये है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एक का अगर समान होगा, मतलब दोनों का समान होगा तो समपरासारी, अलग अलग हो तो अल्प परासारी या अति परासारी। अब देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास ये विलयन है और इसमें भरा हुआ है 5% ग्लूकोज, और ये दूसरा विलयन है, इसमें भरा हुआ है 1% सुक्रोज। तो अगर इनका परासरण दाब, इसका परासरण दाब हो गया पाई1 और इसका परासरण दाब हो गया पाई2, बराबर हुआ किसी टेम्परेचर पर, इनका अगर परासरण दाब बराबर हो गया, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ना परासरण दाब, अगर परासरण दाब बराबर है तो ये दोनों कैसे हो गए? समपरासारी विलयन या समपरासारी विलयन। अब मान लो पहले वाले का परासरण दाब ज़्यादा है दूसरे वाले से, तो ये हो गया अति परासारी विलयन, ये हो गया अल्प परासारी विलयन। तो अब समझ गए होगे आप। अब आ जाते हैं इसका फॉर्मूला, सूत्र क्या होता है इसका। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है पाई इक्वल्स टू W2RT/M2/V। ये इसका फॉर्मूला है। ये कहाँ से आया सिखाता हूँ अब ये कहाँ से आया। तो वांटॉफ ने बताया कि परासरण दाब सांद्रता पर निर्भर करता है। कौन सी सांद्रता? मोलर सांद्रता। फिर इसने बताया कि टेम्परेचर पर भी निर्भर करेगा, ताप बढ़ाओगे तो परासरण दाब भी बढ़ेगा। ठीक है, परमताप के भी समानुपाती होता है।
तो दोनों को ऐड कर दो, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी, पाई इक्वल्स टू सी आर टी। एक तो ये फॉर्मूला हो गया इसका। सी सांद्रता है, आर विलयन नियतांक है, आर इक्वल टू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, इसकी यूनिट है। ये भी आ जाती है एग्जाम में 100%। इस पे क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आता ही हर साल, गारंटेड 3 नंबर का। तो पाई इक्वल्स टू सांद्रता क्या होती है, मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलय के मोलों की संख्या क्या होती है, विलय का भार बटे विलय का अणुभार इंटू वी। तो ये आ गया इसका फॉर्मूला। तो पाई क्या है, परासरण दाब, पाई है परासरण दाब। W2 क्या है, विलय की मात्रा, W2 है विलय की मात्रा। M2 क्या है, विलय का अणुभार, M2 है विलय का अणुभार। V क्या है, आयतन, वो भी लीटर में, R का मान मैंने बता ही दिया। तो ये इसका फॉर्मूला है भाई, ठीक है, ये याद रखना और ये भी याद रखना दोनों। पाई इक्वल टू सी आर टी और पाई इक्वल टू W2 RT अपॉन M2 इंटू वी एम ए, ठीक है, एम एम एम। चलो भाई इसका करते हैं क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन मेरी तरह। एग्जाम में ना यही वीडियो काम आएंगे तुम्हारे, फटाफट देख लेना, स्पीड बढ़ा बढ़ा के। आप कहोगे कुलदीप सर जब नंबर आएंगे ना अच्छे, केमिस्ट्री में 95, 90, 98 रिकॉर्ड है मेरे बच्चों के नंबर। अगर मेरे पास 70 बच्चे पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री बैच में, 100 पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री बैच में, तो ये मान के चलो 80 बच्चों के 90 प्लस मार्क्स आते हैं हमेशा, हर बार, हर साल रिकॉर्ड है। तो आप भी बहुत अच्छा करोगे। चलो तो क्वेश्चन ये है, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 5% यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। आर का मान दे रखा है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। चलो भाई करते हैं इसका आंसर। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, इस चाहत पे मर जाऊँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। ऐसे जरूरी हो मुझको तुम, जैसे हवाएं सांसों को, ऐसे तलाशूं मैं तुमको, जैसे कि पैर जमीनों को। चलो 5% यूरिया विलयन का मतलब क्या है, 5 ग्राम यूरिया 100 ml विलयन में उपस्थित है, ये है इसका मतलब। तो यूरिया की मात्रा कितनी आ जाएगी, यूरिया की मात्रा, तो यूरिया की मात्रा दे दी भैया 5% का मतलब 5 ग्राम। और यूरिया का अणुभार कितना आ जाएगा, NH2CO NH2 होता है यूरिया, फॉर्मूला क्वेश्चन में गिवन होगा यूरिया का अणुभार। तो ये हो गया W2, ये हो जाएगा M2, 60 आएगा, इसका निकाल लेना।
60। और क्या दे रखा है, आयतन, वॉल्यूम, विलियन का आयतन 100 ml, लीटर में कन्वर्ट करो, 1000 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1/10 लीटर। आर की वैल्यू दे रखी है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। यूज करो भाई परासरण दाब, पाई इक्वल्स टू परासरण दाब बराबर में क्या, पाई इक्वल टू W2RT/M2 इंटू V। W2 की वैल्यू 5, R की वैल्यू 0.0821, T की वैल्यू 27 दे रखा है ना, T तो छोड़ दिया मैंने, 273 ऐड करो इसमें तो ये आ जाएगा 300 केल्विन। केल्विन में बदलना है। M2 60, V 1/10, 1/10 है तो इस 0 से कैंसिल, 6 5 30, ठीक है, 6 5 30, 5 5 25, 250 गुना 0.0821 तो एक 0 की मल्टीप्लाई इसमें कर दे तो 0.821, इसकी 25 में मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। ATM 25 में मल्टीप्लाई कर देना, 25 से कम 25 बचा 2, 25 दूनी 50, 2 52 बचा 5, 25 200, 205। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आ गया 20.525 ATM परासरण दाब। आंसर आ गया होगा समझ में भाई, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। 5% यूरिया 27 डिग्री सेल्सियस पर 5% यूरिया विलयन का परासरण दाब निकालना है। आर का मान दे रखा है तो ये आर का मान, परासरण दाब निकालना है। 27 डिग्री सेल्सियस का 300 केल्विन, यूरिया की मात्रा 5% है तो 5 ग्राम। अणुभार यूरिया का फॉर्मूले से निकाल लिया, 14 2 12 16, 14 2 60 आ गया। आयतन 100 ml दे रखा, लीटर में कन्वर्ट कर लिया 1/10 फॉर्मूले, पाई इक्वल टू W2RT/M2 इंटू V में रख दिया मान, ये आ गया 20.525। तो मेरे प्यारे बच्चों ये था परासरण दाब। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और उससे नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे वान हाफ गुणांक, और 2 क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं कराऊंगा इसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस, तो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन कराऊंगा, आप हो जाओगे बिल्कुल तैयार। तो मेरे प्यारे बच्चों आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छी क्लासेस चल रही हैं आपकी। शेयर कर देना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको समझ में आ रहा हो तो, और अपनी क्लास के बच्चों को शेयर कर देना कि ये हमारे भाई का चैनल है, हमारे दोस्त का चैनल है, हमारे गुरुजी का चैनल है, जो भी आप कहना चाहो शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच।